सहायक अध्यापक और छात्र का जो अनुपात है वो एकदम अप टू डेट है, एकदम मुफीद है, केंद्र के मानकों के अनुरूप है। तो जब छात्र और शिक्षक का रेशियो मानक के अनुरूप है तो स्वाभाविक है फिर नई भर्ती का मसला कहां से आएगा। इसलिए अभी 2 रोज पहले 3 रोज पहले बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने जो उत्तर विधानसभा में एक प्रश्न के उसमें दिया, उसको अगर आप देखेंगे, समझेंगे, मानेंगे तो नई भर्ती की मांग सरकार को औचित्यपूर्ण नहीं लगती, ये बात स्थापित है। अब इसमें हुआ क्या, आखिर जो लाखों नौजवान जो टीईटी की परीक्षा दिए थे, 25-26 लाख नौजवान बैठा था, आपको याद ही होगा, वो लोग क्यों मांग कर रहे थे। मांग अभी कुछ समय पिछले साल शायद या 2 साल हुए होंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा मंत्रालय ने लगाया था जिसमें कहा था 51,000 से ज्यादा भर्तियां खाली हैं, जगहें खाली हैं अध्यापकों की, और उसके बाद कुछ लोग रिटायर भी हुए होंगे, स्वाभाविक है। और छात्रों का दाखिला भी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ, तो उससे भी और अध्यापकों के लिए जगह बनती। लेकिन इस सब खेल को समझने के लिए आप जान लीजिए कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये चमत्कार ऐसे हुआ कि बाबुओं ने जो जवाब तैयार किया विधानसभा के लिए, उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों जोड़ दिए। जय श्री राम, संख्या पूरी और पूरी से भी ज्यादा हो जाए। अब विधानसभा में घोषित हो गया उस जवाब के मुताबिक कि बेसिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें कोई भी सहायक अध्यापक से इतर नहीं है, सब सहायक अध्यापक है। अब लाख टके का सवाल ये शिक्षा मित्र पूछ रहे हैं कि भाई हम कहां खड़े हैं, हमारा नंबर तो इसमें आपने जोड़ दिया, लेकिन हमको स्टाइपेंड मिलता है 11 महीने का, और जिस महीने में हम चर्चा कर रहे हैं जून के महीने में, शिक्षा मित्र को जून के महीने का वेतन नहीं मिलता। वो पूछ रहे हैं क्या जून में हमारे परिवार को भूख नहीं लगती, कि हमारे बच्चों को रोटी नहीं चाहिए जून में, लेकिन उनको 11 महीने का स्टाइपेंड मिलता है। और अनुदेशक भी यही पूछ रहे कि 7,000 रुपया हमको मिल रहा है और हमारा नाम आपने दर्ज कर दिया सहायक अध्यापक में। अगर नाम दर्ज हुआ है, वो कह रहे तो हमको फिर वैसी सुविधा और वैसी सेवा शर्तें दीजिए। ये बड़ा पेंच है। इस पेंच से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के भावनाओं का जो वो किया गया है, आप कह लीजिए भावनाओं को जो आहत किया गया है, वो तो है ही। उन लाखों नौजवानों के लिए भी संकटपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई, जो ये मानकर चल रहे थे कि आज नहीं तो कल एक बड़ी भर्ती आएगी बेसिक शिक्षा में, हायर सेकेंडरी में। एक बड़ी भर्ती की मांग थी। चुनाव से पहले यत्र तत्र सर्वत्र नौजवान धरना दे रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, लाठी खा रहा था, लेकिन ऐसे घुमा दिया नौकरशाही ने कि सब अध्यापक घोषित हो गए। विधानसभा में उत्तर देना है तो शिक्षा मित्र अध्यापक, और शिक्षा मित्र को जब मानदेय देना है
तो 10,000 रुपया कुल महीने भर का, और वो भी 11 महीने का। अनुदेशक का अदालत में मामला गया, एफिडेविट वहां केंद्र का गया कि भाई 10-17 हजार रुपया कर दिया इनका, स्टाइपेंड मिल रहा है साल। ये संकट है। आपने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट में एक उड़ीसा का मामला था। वो विषय यहां प्रासंगिक नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा करना जरूरी है। उड़ीसा का मामला था, उड़ीसा के होमगार्ड्स का। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मालूम क्या टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद अगर मैं सही याद करूं 9 या 10 हजार रुपया वहां मिलता है उनको, होमगार्ड्स को। तो उड़ीसा ने क्या रे, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के दौर में, महंगाई के इस काल में 10,000 रुपया या 9,000 रुपए में आदमी कैसे परिवार पाल रहा होगा, यह अमानवीय है। इस परिस्थिति को बदला जाना चाहिए। तो जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने जो भावना उड़ीसा के होमगार्ड्स के संदर्भ में व्यक्त की, क्या वही पीड़ा हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के सामने नहीं है? क्या वही पीड़ा अनुदेशकों के सामने नहीं है? हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस मसले पर, जरा उसको देखिए और उसके बाद फिर मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलेंगे। सबकी है यही पुकार, नई शिक्षक भर्ती की मांग, अनुदेशकों की डिमांड और शिक्षा मित्रों के संग्राम के बीच नई शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। दरअसल डीएलएड, बीटीसी और टीटी पास तमाम अभ्यर्थी एक अरसे से नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। बीते कार्यकाल में सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार संवेदनशील है, लिहाजा चुनाव के बाद इस घमासान का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन विधानसभा में एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि सूबे में शिक्षक हैं पूरे। आज हमारे धरने का 17वां दिन है, 17 डेज। आपके लिए संख्या हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में बहुत मुश्किल होता है 70 दिन लगातार कहीं भी अपनी मांग को लेकर बैठना। हम लोग कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं और कल भी बैठे रहेंगे। और आपको सबको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे लिए नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं होता, जब तक आदेश नहीं आता हमारे लिए, तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। दरअसल सवाल था कि सरकार बताए सूबे के विद्यालयों में शिक्षकों और बच्चोों की संख्या कितनी है। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,28,60,939 बच्चों पर 3,32,734 नियमित शिक्षक हैं। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,772 बच्चों पर 1,20,860 नियमित अध्यापक हैं। वहीं आरटीआई अधिनियम के मुताबिक 30 बच्चों पर एक शिक्षक के सवाल पर सरकार का जवाब था कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 38:1 है। शिक्षा मित्रों को मिलाकर यह अनुपात 26:1 है, यानी मानक के मुताबिक शिक्षक पूरे हैं। अब इस हिसाब से नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों में हलचल मची हुई है। इस प्रकार से सरकार ने आंकड़ा पेश किया है, इससे कहीं न कहीं लाखों बेरोजगार प्रशिक्षितों के लिए एक बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि अगर जिस प्रकार से बेसिक विभाग 2 करोड़ नौनिहालों का एडमिशन कराने का कीर्तिमान रच रहा, तो उसी प्रकार से अध्यापकों की संख्या में भी भारी कमी आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री महोदय ने जो आंकड़ा पेश किया है, कहीं न कहीं उस आंकड़े पर हमें संदेह है। अब अहम बात यह है कि इस जवाब में सरकार ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियमित शिक्षकों के शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना है। इसी के आधार पर अब अनुदेशक और शिक्षा मित्र एक बार फिर से नियमित शिक्षकों वाले वेतन और व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वैसे भी शिक्षा मित्र जहां एक उचित वेतन और स्थायी नौकरी की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, वहीं अनुदेशक भी सुरक्षित भविष्य के लिए भत्ते की डिमांड कर रहे हैं, जिसका वादा सरकार ने भी किया था। हमारे पिछले विधानसभा सत्र के दौरान हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने
एक प्रश्न के दौरान में कहा कि जहां प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक छात्र शिक्षक का रेशो 30:1 है, आज हमारे 1,47,000 लगभग शिक्षा मित्रों को जोड़ते हुए वह रेशो 26:1 का है। यानी अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे अध्यापकों की गिनती तो की जा रही है, लेकिन गिनती के साथ साथ जो समस्याएं हैं वह जो जस की तस बनी हुई है। हम अनुदेशक शिक्षकों को, अनुदेशक साथियों को अस्थायी शिक्षक तो मान रही है, लेकिन वेतन देने में वर्षों से हमें नियमित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जहां बात आ रही है वहां पे नानुकुर किया जा रहा है और न्यायालय का हवाला देते हुए न्यायालय में लड़ाई किया जा रहा है सरकार द्वारा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा, जब वेतन देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि हम 7,000, हमारे पास केंद्र के पास पैसा नहीं है, केंद्र से बजट नहीं आया है। लेकिन अगर शिक्षक बनाने की बात आ रही है तो ये कागजों में हमको अस्थायी शिक्षक बना दे रहे हैं। बहरहाल अनुपात और समानुपात के समीकरण में एक बार फिर दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। वहीं शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का कहना है कि कागजों में शिक्षक मान रही है सरकार, तो वेतन भत्ते की भी सुन ले गुहार। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या समानुपात के इस खेल में लटक गई है नई भर्ती। हम सबकी है यही पुकार। अनुपात हो, समानुपात हो, कुछ हो, मैं तो मानता हूं कि जमीन पर समस्या का समाधान होना चाहिए, कागज पर नहीं। कागज पर लिखने पढ़ने से और आंकड़े दाएं बाएं कर देने से अगर समस्याएं सुलझती होती तो आजादी के 75 साल लगते क्या? आजादी के साल भर के भीतर भारत की सारी समस्याएं सुलझी हुई घोषित नहीं कर दी जाती अगर कागज पर ही करना था तो। बाबू तो तब भी होशियार थे, वो ऐसा ऐसा कागज बना देते कि सब कुछ गुलाबी। यही मसला है यहां। आइए मेहमानों से आपका परिचय कराएं। अवनीश पटेल, एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। अवनीश जी का स्वागत है। रविंद्र पटेल, राष्ट्रीय लोक दल के नेता, उनका बहुत बहुत स्वागत है। विशु यादव, अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती, विशु यादव जी का बहुत स्वागत है। कौशल कुमार जी, प्रदेश मंत्री, यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, कौशल जी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले ये जो दो संबंधित पक्षकार हमारे साथ हैं, इनकी बात सुन लें, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलेंगे, फिर दूसरी बात। कौशल जी, क्या मसला है? सरकार ने कह दिया कि शिक्षा का अधिकार कानून जो कहता है कि 30:1 का अनुपात होना चाहिए कम से कम, तो सरकार ने विधानसभा में कह दिया कि हमारे यहां तो 26:1 का अनुपात है। अब और क्या लोगे? सब ठीक हो गया मामला। कौशल जी, सबसे पहले तो आपके द्वारा लगातार जिस तरह से शिक्षा मित्रों को उठाते रहे हैं, इसमें आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश एवं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जिस तरह से अभी जो सत्र में हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा छात्र शिक्षक के अनुपात को 26:1 बताया है। आज शिक्षा मित्रों की स्थिति पिछले वर्षों से, आज 2 जून है और 2 जून की रोटी के लिए लगातार गुहार लगती रही है कि 11 महीने तो हम लोग खा लेते हैं, 12वें महीने में आखिर किसके घर जाएं। अब जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 26:1 का अनुपात हमारे जो 1,47,766 शिक्षा मित्रों को जोड़ते हुए 26:1 का अनुपात है। जब आप हमें शिक्षक के समकक्ष मान रहे हैं तो हमारे इस समय उपस्थित एमएलसी साहब अवनीश पटेल जी से जरूर कहना होगा, तब ऐसी स्थिति में क्या उनको शिक्षक की तरह सारी सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए? जी। दूसरा चीज, अभी आदेश है कि 16 जून से विद्यालय खुलेंगे। 16 जून से विद्यालय खुलेंगे, शिक्षा मित्र अनुदेशक दोनों ही उसमें पहुंचेंगे, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं कि विद्यालय से संबंधित जो भी कार्य है वो करेंगे। लेकिन अभी तक उनके मानदेय को लेकर आखिर उनको क्या दिया जाना है? जून में कुछ दिया जाना है नहीं, उस पे संदर्भ में कुछ नहीं है। ये पहले ऐसे संविदा कर्मी होंगे जो काम तो करेंगे, लेकिन उनके लिए उनका मेहनताना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं। जी, ठीक बात है। विशु यादव, विधानसभा का उत्तर, विधानसभा के पटल पर जो उत्तर रखा शासन ने, वो आप लोगों ने भी देखा होगा।
सरकार ने कह दिया ये तो जरूरत से ज्यादा बेहतर है अनुपात। सर सबसे पहले तो TV9 चैनल और जी। आपका स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जब भी जी हम लोगों के भविष्य की बात आती है, हम युवाओं के, जी आप एक अभिभावक की तरह, आपकी बातों में जो गंभीरता होती है, भावुकता होती है, एक अभिभावक की तरह होती। काश इस भावुकता को सरकार भी समझ पाती, काश सरकार भी हम लोगों को अभिभावक की तरह पेश करती अपने आप को, तो हम लोग बहुत, ये पीड़ा हम लोग को देखने को नहीं मिलती। सर कितना हास्यास्पद ये है कि शिक्षा मित्रों को जब वेतन देने की बात आती है तो वे उन्हें नियमित शिक्षक नहीं मानते, जबकि कोर्ट ने ये भी कह दिया है और नई शिक्षा नीति में भी यह है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को नियमित शिक्षक के रूप में हम गणना नहीं कर सकते। फिर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना कैसे कर सकती है और विधानसभा में जाकर के ये अपना पर्चा जारी करते हैं कि हमारे पास इतने अनुपात में शिक्षक हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आप अनुपात समानुपात या नियमित शिक्षक के रूप में शामिल नहीं कर सकते। जी रविंद्र पटेल जी, सर ये मसला बड़ा पुराना है और बड़ा कारुणिक है, बड़ा दुख भरा है। लाखों परिवार शिक्षा मित्रों के, और उसमें ज्यादातर तो वैसे हैं जो कोई लड़का तो है नहीं अब शिक्षा मित्र, सब ऐसे हैं जो प्रौढ़ों से उधर की ओर जा रहे, आगे की ओर। उनके बच्चे बड़े हो गए, बेटियां हैं, ब्याह करना है, पढ़ाई है, सब तमाम समस्याएं, और 10,000 रुपया का मसला कब उनका मेहनताना, और वो भी 11 महीने का, और कागज में लिख के बता दिया कि जी ये भी मास्टर है, इसलिए अनुपात बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, इसलिए अब नई भर्ती भी नहीं। एक तीर से दोनों गए। सर ऐसा है, देखिए मुझे तो इतना ही कहना है कि मेरा अपना जो अनुभव है पिछले 20-21 साल की राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीने पे, मैंने, चूंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो हम देखते हैं हमारे बहुत सारे साथ के आगे पीछे को लड़के अनुदेशक के रूप में हैं जी। और मैं जो उनसे सुन के समझ पाया उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को, कि 7,000 और कुछ रुपए में वो पूरे 1 महीने बेचारे श्रम करते हैं अनुदेशक। जी हाँ। और अगर आप इसको अगर प्रतिदिन की मजदूरी के रूप में निकाले, मनरेगा मजदूरी से भी कम या उसके समकक्ष हम पाते हैं। और उन शिक्षकों की जो योग्यता है उसमें लोग बीएड भी हैं, उसमें लोग बीएड भी किए हुए हैं, उसमें लोग मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के हैं। और उनकी ड्यूटी क्या है, अगर उस जिले में, मैं अपने जिले की एक बात बताऊं, वैसे आप 75 जिले को समझ लीजिएगा, कि अगर लड़के का घर मिर्जापुर चुनार जिले के कोलना गांव में है तो उसकी ड्यूटी है पटेहरा ब्लॉक में, जो उससे कम से कम 45-50 किलोमीटर दूर है। या तो अगर वो अपने घर का इकलौता है तो या तो 50 किलोमीटर वो रोज अप डाउन करे, या तो फिर वो जाके वहां नौकरी करे। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको अगर आप दृष्टिगत रखें तो ये संवेदना और सहानुभूति का विषय वस्तु है कि कम से कम हम अगर उन्हें शिक्षक समझते हैं, शिक्षक का दर्जा गुरु का है, गुरु को अगर गुरु हमारा पीड़ित होगा, हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएगा, उसकी मन स्थिति क्या होगी जब वो थक हार के स्कूल पहुंचेगा और उसे लगेगा कि मैं 250 रुपए 200 रुपए की मजदूरी कर रहा हूं और एक मनरेगा मजदूरी की तरह काम कर रहा हूं, मैं भी 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूं और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, 200 या 225 रुपए। मैं क्या खाऊं, क्या अपने बच्चों को परवरिश में लगाऊं? तो ये तो निश्चित तौर पे सर ये ना काफी है। इस पर सहानुभूति पूर्वक प्रदेश की सरकार को विचार करना चाहिए, और न सिर्फ विचार करना चाहिए, शीघ्र ही इस पर कोई ऐसा अमल करना चाहिए जिससे उनको रिलीफ मिल सके। ठीक बात। एक बात, और दूसरी बात सर, दूसरी बात सुन रहे, दूसरी बात, मेरा अपना अनुभव यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है प्रदेश में और केंद्र में, न जाने क्यों इनका सरकारी कर्मचारियों पे उत्पीड़न शुरू हो जाता है। आप कभी गौर करें, कभी इसमें एक संगठन और बैठाना चाहिए था, राज्य कर्मचारी अधिकारी संघ को बैठाना चाहिए था किसी को, वो हमसे बेहतर बता पाते, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे पास आंकड़े उन्हीं के द्वारे आते हैं कि हमेशा से पुरानी पेंशन बंद किया भाजपा की सरकार ने। रविंद्र, पुरानी पेंशन आज विशु डाइल्यूट हो जाएगा। आज मैं केवल बच्चों का इशू रखना चाहता हूं, मैं विशु मेरे दिमाग में सब है, अधिकारी क्या बताएंगे उससे ज्यादा तो मुझे ही कंठस्थ है, लेकिन आज फिर वो इशू डाइल्यूट हो जाएगा। पैरवी एक मुकदमे में सब मुकदमे की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुकदमा बेकार हो जाता है। एक केस की पैरवी हो, दृढ़ता से पैरवी हो, ईमानदारी से पैरवी हो। अवनीश बाबू,
दो तीन सवाल मेरे जहन में बार बार तैरते हैं। इस पर कोई पहली बार बहस नहीं कर रहा, कोई अंतिम बार बहस नहीं कर रहा। सरकारें बदल गई लेकिन मेरे मसले वही रहे। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, ये जो विधानसभा में किया वो तो कौतुक छोड़ दो, बेसिक मसला 10,000 रुपए में कोई परिवार पाल सकता है, 7,000 रुपया में कोई परिवार पाल सकता है, जिसमें उसको रोज स्कूल भी जाना है। 10-50 रुपया आने जाने में भी कुछ खर्च तो होगा, उड़ के तो जाएगा नहीं। उसके बाद 2-3 बच्चे हो, मकान भी लेगा, रोटी भी खाएगा, हरी बीमारी भी होगी, कपड़ा लत्ता भी होगा, माता पिता हैं वृद्ध, उनकी देखरेख इलाज भी होगा, हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ऐसे अर्थशास्त्री को, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से देश के सामने पेश करना चाहिए और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ लोक भवन में। हम भी लोग सीखें कि भाई 7,000 में ये बजट है, हमने बना के दिखा दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, सब मौज लो। तो बताओ ना, अगर कोई जादू है तो उसको गुप्त क्यों रखें, सार्वजनिक कर दीजिए। ये लाखों बच्चे भी उदासी के सबब से बाहर आए नहीं। पटेल जी, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। जब ये धरना देते हैं तो कहा जाता है, तब बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर इनसे कहता भाई आप मास्टर थोड़ी ना हो, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, ये तो हमारी कृपा है कि हम आपको 10,000 दे रहे हैं, पूछिएगा इनसे, कौशल इनको पता होगा। तब इनसे ये कहा जाता है कि हमारी कृपा है कि 10 मिल रहे हैं, ये भी बंद करा देंगे, जाओ। और कागज में लिखना हुआ तो लिख दिया ये अध्यापक है, इसलिए उत्तर प्रदेश का अनुपात जो है वो सारे समानुपातों से भी आगे चला गया। ये तो नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। भैया पटेल जी, बिल्कुल नहीं चलेगा अमिताभ जी। और आपने जो मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है मेरे दिल के सबसे करीब मुद्दा है जी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और जितना भी युवा है, उसको जो काम करे उसके हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। ये मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूँ जी। लेकिन अब इस पर्टिकुलर इस मुद्दे पे आते हैं, जिस मुद्दे पे हम लोग अभी बहस कर रहे हैं। मुद्दा है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी का जवाब जो विधानसभा में आया है, मोटा मोटा अगर ये कहा जाए, ये माना जाए कि हमारे जवाब के 2 पार्ट है जितना मैं देख पा रहा हूँ। पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि हमारे इतने शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र को अगर हम ले लें तो ये स्थिति बनती है। शिक्षा मित्र आज विद्यालय में है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से विद्यालय में है, सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता के हिसाब से विद्यालय में वो काम कर रहे हैं। और उनको अगर हम काउंट नहीं करते तब भी यही बहस चल रही होती है आज कि आप वो पढ़ा भी रहे हैं और उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। और जब हम उनको काउंट कर रहे हैं तो वो अनुपात ठीक हो जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कि शिक्षा व्यवस्था में एक तरह बदलाव हो रहा है। लेकिन मैं ये बिल्कुल अवनीश बाबू एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड बहुत विनम्रता से एक हस्तक्षेप करना चाहूंगा। तब एक काम कर दो, है सुझाव दीजिए संदीप सिंह को कि ये काम पहली फुर्सत में करा दो। ये टीईटी का इम्तिहान बंद कराओ तुरंत, बीटीसी, बीएड, ये जितने भी स्कूल खुले हैं नेताओं के, ये सब बंद करा दो। इनमें कल सुबह ताला डलवा दो भैया, क्योंकि आपका अनुपात इतना अच्छा हो गया, ये कई साल तक खराब नहीं होगा, 10 साल तक। सुन लो बात, सुन लो संदीप को बताना, राजवीर जी के सुपुत्र को, कि ये अब खराब नहीं होता, ये तो इतना ज्यादा अच्छा हो गया, तो नए की मास्टर की जरूरत ही नहीं 10 साल। तो ये 26 लाख जो बच्चे इम्तिहान देकर आए थे टीईटी का, अभी ठीक चुनाव से पहले 26 लाख, वो सतना की कथा करेंगे पटेल साहब। अमिताभ जी, आप मुझे सुने तो मैं बोलूं जी। देखिए, मैंने दोनों विषय अलग अलग किए हैं। एक विषय जब सरकार ने ये जवाब दिया, सरकार ये जवाब देती है एक तरफ कि हमारे पास इतने शिक्षक हैं और शिक्षा मित्रों को जोड़ ले तो ये स्थिति बनती है, अनुदेशकों को जोड़ ले तो ये स्थिति बनती है। शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों उस टेम्परेरी व्यवस्था करना है या पटरी पे लाना है। शिक्षा के क्षेत्र में लोग आप ये नहीं कह सकते कि आज के बाद रिटायरमेंट होना बंद हो जाएगा। वैकेंसियां क्रिएट होंगी और वैकेंसियां उसी अनुपात में क्रिएट होगी। अब तो हम लोग उस स्थिति में जा रहे हैं। आप सोचिए ना, एनरोलमेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे एनरोलमेंट बढ़ेगा
वैसे वैसे शिक्षकों की डिमांड बढ़ेगी। एनरोलमेंट बढ़ता है, सीधे सीधे नंबर पे आते हैं। जब आप 30:1 की बात कर रहे हैं तो 30:1 तो उसी स्थिति में आएगा ना। अगर एनरोलमेंट बढ़ा तो नंबर बढ़ा, 30:1 का रेशियो बढ़ गया। तो इन सब चीजों को लेके इन कैलकुलेटिव की बात करेंगे और किसी भी मुद्दे पे, जैसे मान ली ठीक है बेरोजगारी है, लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, जनसंख्या ज्यादा है, उस अनुपात में सरकारी नौकरियां नहीं है। सरकार उसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। पटेल, मैं उस विषय पे आज नहीं जा रहा। बेरोजगारी एक व्यापक समस्या है, मैं उस पे आज नहीं जा रहा। आज स्पेसिफिक बात करूंगा ना, फिर विषय डाइल्यूट हो जाएगा, जिसमें जैसे मैंने रविंद्र को कहा था कि आज उस पर नहीं जाऊंगा, पेंशन वाले मसले पर। अवनीश भाई ने जो कहा मैं जानता हूं, रोजगार के मसले पर उनका निजी शोध भी बहुत अच्छा है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आज जो हम मसला लेके आए उसमें एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है मित्र। 2 साल पहले शासन ने कोर्ट में हलफनामा दिया, मेरी बात पटेल जी सुन ले, फिर मैं इन लोग विशु और इनके पास चलूंगा, कि हमारे पास 51,000 मास्टरों की वैकेंसी खाली है। हलफनामा दे के आई है ये लोग। उसके बाद रिटायर भी हुए होंगे लोग, कुछ दिवंगत भी हुए होंगे, वो कहां गए? शिक्षा मित्र तो नया भर्ती नहीं हुआ कोई, ये तो संख्या वैसी है, रिटायर और हुए। आज आप बाबुओं ने 26-1 बना दिया। अगली बार भेजो इनके पास कल यही कागज, अवनीश पटेल, मैं पत्रकारिता छोड़ दूं अगर यही बाबू इसको 20-1 बना के ना भेज दें आपको, इतने ही संख्या पे। आप नहीं जानते क्या नौकरशाही को? मैं जानता हूं। ये रेगिस्तान में नाव चला दें, कहां हो? और एक बात जान लीजिए, जन्म पत्री में बृहस्पति दूषित हो जाए, गुरु दूषित हो जाए तो मामला गड़बड़ हो। गुरु को ठीक रखिए। विशु यादव, मैं आएंगे विशु यादव कुछ कहना चाह रहे थे। मैं वही बात विशु यादव आपसे समझना चाहता हूं। 26-1 का अनुपात जो है वो ये बताता है अभी सालों साल तक टीचर रिटायर होते रहे तब भी नई भर्ती की जरूरत नहीं होगी अगर यही कागज प्रवेल करे तो। विशु यादव, भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। 4 साल में हर साल इनका बैच बन रहा है। जैसे अब देख लीजिए कि 17 बैच आया, भर्ती नहीं आई, 18 बैच आ गया, भर्ती नहीं आई, 19 बैच को प्रशिक्षण के लिए इन्होंने वो कर दिया, भर्ती नहीं है। 21 बैच भी चल रहा है, 22 का भी अगले हफ्ते में सर शेड्यूल जारी हो जाएगा और उनके आवेदन मांगने शुरू हो गए हैं कि फिर से आप आवेदन करिए। सर जब भर्ती इनको देनी नहीं है तो फिर ये प्रशिक्षण क्यों करा रहे हैं? क्यों ये पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं बच्चों से? जी बंद करा देना पूरा। ये जो आपने सब बात कही कि ये जो बीएड और डीएलएड करवा रहे हैं ये कोर्स, इस पे ताला मरवाए ना विद्यालयों पे। जब इनको भर्ती नहीं देनी है, सर एक ट्रेन मान लीजिए है, बाहर पैसेंजर हैं, पर्याप्त पैसेंजर है, फिर कराया जा रहा है कि भाई आओ। अरे सर ये उचित तो ये होगा ना कि जो पहले पैसेंजर वहां पे एकदम अफरा तफरी मची, उनको किसी तरह से उनको बाहर कराया जाए। ये थोड़ी एमएलसी साहब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एमएलसी सर आप ही बताइए, जब हमारे पास 12 लाख से ज्यादा टेस्ट सीटेज पास अभ्यर्थी हैं तो फिर आप क्यों बच्चों के साथ आप क्या साबित करना चाहते हैं? जब भर्ती इनको पहले दीजिए ना, या फिर ये बंद करा दीजिए कोर्स आप। ठीक है विशु, देखो कोर्स बंद नहीं हो सकते। मैं तो थोड़ा जो बातें व्यक्तिगत कहनी चाहिए वो भी टीवी पर कह देता हूं, उनमें से बहुत सारी बातें बंद इसलिए नहीं हो सकते। इस बात से रविंद्र पटेल और अवनीश पटेल दोनों सहमत होंगे मेरी बात से दिल से कि इनमें सबसे ज्यादा नेताओं का प्रबंधन है। जितने ये ऐसे कॉलेज खुले माल पैदा करने वाले, इनमें ज्यादातर नेता लोग हैं क्या। और सबने ही ऐसा जगलरी की कि नाम रखा अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक प्रशिक्षण विद्यालय, बताओ शास्त्री जी के नाम पर, इस टाइप का। खैर क्या जो बात विशु कह रहे ना, 12.5 लाख आपके पास पॉकेट में है, इनको नौकरी कभी नहीं मिल पाएगी इसी व्यवस्था से। ये भी ठीक, 12.5 लाख तो कुल मास्टर नहीं, 4-6-8 राज्य मिला दो तो होगा जाके, तो भी शायद ना हो। ठीक, तो नौकरी नहीं मिलेगी अभी तय है। लेकिन हम बाकी को करें, तुम लोग भी आओ, आगे बढ़ो, प्रशिक्षण करो, आगे बढ़ो, प्रशिक्षण करो। क्या इस संख्या को 12 करोड़ ले जाना चाहते हैं? अगर क्या करना चाहते, कहीं कोई रास्ता बनाओगे कि नहीं बनाओगे?
ये तफरी के लिए खोल रखा है। आपके पास बस अड्डे में बस खड़ी है एक, 72 लोग उसमें बैठ सकते हैं, चलो 72 और चढ़ा देंगे, एक के ऊपर एक बैठाल दोगे। 144 और आपने गेट खोल दिया कि 20-25 हजार और आ जाओ, वो क्या करेंगे? इस सवाल का उत्तर कोई बाबू नहीं देता। ये बड़ा मसला है। कौशल जी, शिक्षा मित्र अवनीश भाई कह रहे हैं कि भाई अगर नहीं जोड़ते शिक्षा मित्रों का नाम तो भी वो बुरा मानते, इसलिए वो बुरा ना माने इसलिए बाबू ने नाम जोड़ दिया उनकी संख्या। जी, जैसा कि अभी पटेल साहब ने कहा, जी आदरणीय पटेल जी, आपने जैसा कहा है कि शिक्षा मित्रों का अगर नाम नहीं जोड़ते तब भी बुरा लगता। बहुत अच्छा किया आपने कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में ले लिया, लेकिन शिक्षा मित्रों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आखिर शिक्षकों की तरह कब तक मिलेंगी? आदरणीय अवतार जी द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को, उनके जो बेसिक चीजें हैं कि आज 10,000 में उनका अपना घर नहीं चल पा रहा है और अधिकांश शिक्षा मित्र 40 से 50 वर्ष का उम्र पे पहुंच चुके हैं। अब जरा हमको ये बता दीजिए, ऐसे में आप 51,000 भर्ती कब निकालेंगे, क्या करेंगे? ये एक अलग चीज है। आज हमारी मुख्य है कि हमारा घर कैसे चलेगा, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, जबकि इससे इलेक्शन से पूर्व में जी हमारे कई जो संविदा कर्मी थे उनका मानदेय बढ़ाया गया, हालांकि वो पर्याप्त नहीं था उस मानदेय से। लेकिन शिक्षा मित्रों का जबकि बजट भी पास हुआ, शिक्षा मित्रों को वह भी बढ़ाया हुआ नहीं मिला। पिछले 5 वर्षों से 10 वर्ष पे ही 10,000 पे काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा कर्मचारी है जिसका महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है? क्या महंगाई वहां की वहीं अटकी हुई है? तो ऐसे में शिक्षा मित्रों से ऐसा क्या है, हम आपको बता दें, हमारा आपसे अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री तक या जो भी हैं आप पार्टी के, उन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए कि आखिर शिक्षा मित्रों जो है उनका कल्याण कब तक होगा, उनकी समस्याओं का निस्तारण कब तक होगा। आपने शिक्षक के रूप में माना है, बहुत अच्छी बात है, आपने काउंट कर लिया, बहुत ठीक है, लेकिन हमारी समस्याओं का भी निस्तारण कर दीजिए, यही आपसे अनुरोध है। मांग भर, अवनीश पटेल के पास आ रहा हूं। एक बात कह के, जो बात कौशल जी कह रहे हैं, मांग भर देने से पत्नी नहीं हो जाती, ना कोई पति हो जाता। सिनेमा में तो रोज मांग भराई हो रही है, सीरियल में कोई किसी घर चला आ रहा है, ये मांग भराई है अवनीश पटेल जी, जो बाबुओं ने कर दी सिनेमा जैसी। बोले अब तो खुश हो, कैसे खुश होंगे? जेब में 10,000 रुपये आ रहा है महीने में, घर जाते पे शर्म आए। बूढ़े मां का आंख का ऑपरेशन कैसे कराएं? बेटी की शादी कैसे करें? लड़के की पढ़ाई कैसे हो? किराया कहां से जाए? इसको चाटेंगे। जो विधानसभा में कागज रख दिया गया कि 26 और 1 अनुपात हो गया। अवनीश पटेल जी। अमिताभ जी, मैं गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूं और आपका तो विशेषकर मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि आप लगातार वो विषय उठा रहे हैं जो विषय लोगों के दिल के करीब है जी। और जहां तक जिस मुद्दे पे हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए ये एक व्यवस्था बनी और वो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट तक गई। आप पूरा अनुभव कर चुके हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से जानते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का तक एक बार कोई बात चली जाए, उसके बाद वो उस प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार भी बाध्य हो जाती है। सरकार ने बीच का रास्ता निकाला और ऐसा भी ये मानिए कि बहुत सारे शिक्षा मित्र पिछले वर्षों में जो पिछली भर्तियां हुई उसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र रेगुलर भर्तियों में आ गए। सरकार ने फिर मौका दिया, दोबारा मौका दिया, तिबारा मौका दिया, और ये जो व्यवस्था टेम्परेरी की गई थी, कुछ समय के लिए टेम्परेरी व्यवस्था करके दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। एक तरफ तो वो हमारा विद्यार्थी था जिसको योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे थे, एक तरफ हमारा वो शिक्षक था जो शायद उस समय तक रोजगार नहीं पाया हुआ। तो उन दोनों को बैलेंस करके एक व्यवस्था को चलाया गया समय के लिए। और आप अमिताभ जी, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं, सरकार उन्हीं संसाधनों में, सीमित संसाधनों में सरकार काम करती है। जिस तरह से हमारी समस्याएं दिन ब दिन और उगतल है, और जैसे जो आंकड़ा आया है, मैं पूरी तरह से अभी उस आंकड़े की तरफ नहीं जा पाया हूं, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना कोविड का काल रहा, उस कोविड के काल में एनरोलमेंट शायद कम हुए होंगे, मैं शायद शब्द यूज कर रहा हूं, कोट ना करिएगा इसको जी। उसकी वजह से हो सकता है ये रेशियो, जो कि ये डेटा आया होगा, पुराना आया होगा,
इस बार क्योंकि पूरा प्रशासन और पूरा सारे के सारे जनप्रतिनिधि सब लगे हुए हैं कि इनरोलमेंट रेशियो बढ़े, लोग स्कूलों तक पहुंचे, तो इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा तो मुझे लगता है ये संख्या फिर उसी स्थिति में पहुंचेगी। और जो हमने आकलन, और ये आकलन डायनेमिक है, मैं स्टैटिक आकलन नहीं कह सकता बिल्कुल इस आकलन को कि स्टैटिक आकलन आज ये गणना हो गई तो ये गणना फाइनल है। हमारा एनरोलमेंट बढ़ेगा, टीचर्स की डिमांड बढ़ेगी, टीचर्स की डिमांड बढ़ेगी, टीचर की नियुक्तियां बढ़ेंगी। जैसे अभी चर्चा हुई कि हमने 51,000 वैकेंसियां कही थी पहले, तो 51,000 वैकेंसियां वो पहले उस स्थिति की बात होगी, कोविड काल के पहले की बात होगी। हो सकता है इन आंकड़ों में कहीं कुछ ऐसा हो, ठीक भैया, लेकिन कोविड में, ठीक है, कोविड में तमाम लोग स्वर्गवासी हो गए। रविंद्र पटेल आ रहे हैं आपके पास, और तमाम लोग रिटायर हुए। रिटायरमेंट तो कोविड से रुका नहीं, ऐसा तो नहीं सरकार ने रिटायर करने में कोई कोताही कर दी हो, जिसका नंबर आ गया वो तो कोविड में, ठीक है, ज्यादा गिरा होगा। आइए आपके पास, मैं रविंद्र पटेल के पास चलूं, उससे पहले एक बुनियादी बात कहने की कोशिश करूंगा। मैं इस बात से सहमत हूं जो अवनीश पटेल कह रहे कि सरकार अपने पास उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही बंटवारा करती, ठीक है, यस आई डू एग्री। मैंने अखिलेश जी के समय में एक सुझाव दिया, मैंने योगी जी के पहले कार्यकाल में एक सुझाव दिया। जब दिनेश शर्मा उस कमेटी के बनाए गए तो हम और दिनेश शर्मा जी बैठे कि भाई इसका कोई रास्ता निकले। आज जो कागज विधानसभा में आया 2 दिन पहले, जिसमें लिखा 1,32,000 35,000 जो भी शिक्षा मित्र अध्यापक हैं, इनको जोड़ के अनुपात इतना होता है। अगर हमने शिक्षा मित्र वाली व्यवस्था को जन्म नहीं दिया होता कल्याण सिंह जी ने, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने, तो ये टीचर रखने होते, हमको इतने रखने पड़ते ना 1,30,000, तो इनको 60-65,000 की तनख्वाह भी दे रहे होते, नहीं दे रहे होते, दे रहे होते ना। बेसिक शिक्षा का बजट इसीलिए इतना ज्यादा है। इसमें कौन से रॉकेट साइंस है भाई, इसमें क्या कहां भ्रम है। अगर मान ली 1% के लिए मानी शिक्षा मित्र नहीं होते हमारे पास, शिक्षा मित्र नाम का शब्द इजाद नहीं हुआ होता इस धरती पर, इस जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देश देशांतर्गते उत्तर प्रदेश नामे है, नहीं हुआ होता तब क्या करते, टेल मी। तो मास्टर रखते ना। मैं कहां कह रहा हूं इनको 60,000 दो भाई, ठीक है, संसाधन नहीं है, लेकिन यह भी मुझे मंजूर नहीं कि 10,000 रुपए, वो भी 11 महीने। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट की व्यवस्था है, वो अर्ध सत्य बोल रहे हैं, क्षमा करिएगा मुझे। कोर्ट ने इतना कहा, आप इनको सहायक अध्यापक नहीं लिख सकते, ये डेजिग्नेशन ये होल्ड नहीं कर सकते। ओके मी लॉर्ड, मान लिया सिर झुका के, आपकी बात सबसे ऊपर नहीं रखेंगे, हम इनका नाम XYZ कुछ रख दे, सरकार को स्वयंभू है, सरकार सारे राधिकार हैं अवनीश पटेल जी, हम इनका नाम मटरू रख दे तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, और गुड्डू रख दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। स्कूल में गुड्डू भर्ती करेंगे तो भी कोर्ट कैसे रोक सकती हमको, नहीं ना, मैंडेट है हमारे पास। और कोर्ट ये भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि हम इनको 10,000 दें, 20,000 दें, 25,000 दें, 30,000 दें। कौन सी कोर्ट चैलेंज कर सकती है हमको? हम चुन के आए हैं 25 करोड़ लोगों से भाई, हम चलाएंगे, सरकार की अदालत चलाएगी। इसलिए ये तर्क भाई मुझे गले नहीं उतरता। एक बार बात हुई थी सरकार से कि भाई 30,000 के आसपास कहीं तय कर दीजिए, 1,000-2,000 और ऊपर नीचे कर दीजिए, उसमें भी समस्या है क्या? रविंद्र पटेल, मेरा मसला फिर वहीं आगे खड़ा हो जाता है कि बुनियादी मसले पर हम राजनेता क्यों नहीं सोचते, या अधिकारियों से क्यों नहीं कहते कि आप एक कैसा गुलाबी कागज बना के ले आते हो, जबकि चीजें वैसी नहीं है। 7,000 रुपए में अनुदेशक अपने परिवार का भरण पोषण कर ले रहा है, 10,000 रुपए में शिक्षा मित्र। सर आपने मतलब कोई ऐसा है, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला कोई ऐसा है क्या जो उस पर काम करे? और इनकी मुश्किल ये कि इनको पैंट कमीज भी पहननी है, धुली भी पहननी है, स्कूल जाना है जी, सामाजिक तौर पर भी ये अध्यापक हैं, इसलिए एक प्रतिष्ठा भी रखनी है। आपको नहीं पता इसे प्रतिष्ठा रखना कितना मुश्किल हो जाता है जब जेब में 10,000 रुपए महीने में कुल आते हो। तो रविंद्र पटेल जी, सर आप तो 10,000 कह रहे हैं, मैं कहता हूं शिक्षा मित्रों के साथ साथ अनुदेशक भी हैं, वो 7,000 रुपए हैं। मैं वही कहा,
और सर आपने मेरी बात कह दी। आदरणीय एमएलसी साहब बैठे हुए हैं, अविनाश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार है, सरकार के पक्षकार है ये। आप गौर करें कि ये विषय सहानुभूति का है। यह विषय, यह मुद्दा नहीं है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और आपने मेरी बात को डिक्टो कर दिया, इसीलिए मैंने हाथ उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सहायक अध्यापक मानने से इनकार किया था, लेकिन अगर इन्हें मानदेय बढ़ा करके, हम कहते हैं एक सरकारी जो नियमित कर्मचारी है, अध्यापक है, उसे अगर आप 60,000 या 65,000 दे रहे हैं और काम वही ले रहे हैं जो काम शिक्षा मित्र कर रहे हैं, शिक्षा मित्र भी वही शिक्षा दे रहे हैं और अध्यापक भी वही शिक्षा दे रहे हैं, और दोनों का कार्य समय, कार्यावधि जो है वो उतने समय का है। एक व्यक्ति को मिलता है प्रतिदिन 2,000 रुपए और एक व्यक्ति को मिलता है प्रतिदिन 200 रुपए। तो ये ऐसी भी संगति है कि इसको तो बिल्कुल ये आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो हुआ सो हुआ, आज से चेत लें, अब से चेत लें और ये तय कर दें कि इस वित्तीय वर्ष में जो 2022-23 वाला जो वित्तीय वर्ष होगा, इसमें हम शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा देंगे। ये ठीक बात हमारे जी ठीक। विशु यादव कुछ कहना चाह रहे थे भाई, बोलो। सर मैं एमएलसी साहब जो कि सरकार के हिस्सा है, मैं उनसे बस इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये जो डाटा अनुपात समानुपात का आ गया, क्या इसके बाद हम जो टेट से टेट पास अभ्यर्थी हैं 12 लाख से ज्यादा, क्या हम उम्मीद करें अब क्या भर्ती आप देंगे, या हम ये मान के बैठे कि अब आपसे कोई उम्मीद न करें हम? इसका बस आप हमें अब जवाब दे दीजिए। नहीं, भर्ती प्रक्रिया रुकी नहीं है कहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आपकी भर्ती प्रक्रिया रुक गई? मैंने कहा ना कि ये डेटा डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, और डायनेमिक डेटा परिवर्तित होता है। मैंने कहा कि लगातार इनरोलमेंट बढ़ेंगे तो ये अनुपात बिगड़ेगा, और जब अनुपात बिगड़ेगा तो निश्चित तौर पे, और योगी सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि हमें युवाओं को अवसर भी देने हैं, शिक्षा व्यवस्था को भी अच्छा करना है, और शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के साथ साथ योग्य शिक्षक हमारे विद्यालयों में पढ़ा रहे हो। जब गुरु योग्य होता है तभी भविष्य की पीढ़ियां बनती हैं, और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो विशु जी आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हो, और सरकार पूरी संवेदनशील है, सरकार पूरी संवेदनशील है आपकी तरफ, आपके मुद्दों की तरफ, युवाओं के तरफ, उनके रोजगार के लिए, उनके विकास के लिए और शिक्षा के विकास के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, कटिबद्ध प्रतिबद्ध रहना भी चाहिए। मैं एक चावल देगची से निकाल के रखता हूं सामने ताकि पता लगे चावल कितना पका। जूनियर एडेड स्कूल के अध्यापकों का एक मसला है उत्तर प्रदेश में, शायद आपके संज्ञान में आया हो ना आया हो, ठीक। उनका सब हो गया, इम्तिहान हो गया, इंटरव्यू हो गया, लिखा पढ़ी हो गई, कागज पत्र जमा हो गए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ बचा नहीं जो नौकरी देने में होता है, ठीक। अब वो धक्के खा रहे और लाठी खा रहे पुलिस की कि भैया नियुक्ति कब दोगे। तो जो नियामक संस्था है वो अव्वल तो उत्तर जाने पे तो देती नहीं उत्तर। वो तो अच्छा है मेरे जैसा आदमी इस आंदोलन में नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो भाई मैं तो इसको सहन नहीं कर सकता कि हम जाएं और हमको उत्तर नहीं मिले। लोकतंत्र में कैसे संभव। खैर आरटीआई लगाई बच्चों ने, आरटीआई मालूम क्या जवाब दिया। आप जान के अधिकारियों को मतलब क्या कहे, मैं कितना कड़ा शब्द इस्तेमाल करूं। शासन के द्वारा आदेश मिलने के बाद ही नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। अरे कोई राजशाही है क्या? अजब तमाशा मचाए हो सब लोग। जब उनका सब काम हो गया तो ये क्या बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव से पास होगा प्रस्ताव, तब इनको नौकरी मिलेगी? ये कौन से अधिकारी हैं जो ऐसा जवाब देते हैं? गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता इसीलिए इस देश को दिखाया था। ये तरीका है? अवनीश बाबू आप बताइए, ये तरीका है क्या? अमिताभ जी जहां तक मुझे नॉलेज है उसमें कहीं कोई हाईकोर्ट में कोई रिट है, उस रिट की वजह से शायद कहीं गड़बड़ी आ रही, जो मुझे नहीं पता, जो मेरी जानकारी में रिट में कोई रिट नहीं पड़ी सर। सरकार ने मेरे टच में आए थे और शायद कोई हाईकोर्ट का रिट है जिसमें बात हो रही है 10,000 अभ्यर्थी हैं लगभग भैया। एक बात बताएं आपको, मैं एक बात एक मिनट रुकिए, एक बात कहूंगा है
ये अवनीश बाबू आपके हित की बात कह रहा हूं क्या? हाँ बोलिए ना प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए। अधिकारियों के बारे में एक अनुभव बताता हूं, है इससे जरूर समझिए सब लोग को। जी सर। एक वो है कि भाई एक प्राधिकरण में एक आए चेयरमैन है, तो किसी से बात डील तय हो गई, मिष्टान्नम मधुरम प्रियम है, और उसको चिट्ठी अलॉटमेंट की साइन हो गई क्या? अब जो तय हुआ था वो मिठाई आई नहीं, या आई तो मोतीचूर का लड्डू था, वो पता लगा कि डालडा वाला भेज दिया टाइप का कुछ। अब मामला हुआ कि इसको रोक कैंसिल करो। अब कैंसिल कैसे हो? तो एक पुराना बाबू आया, अवनीश बाबू, उसने कहा हुजूर चिंता नहीं करो, मेरे जैसा आदमी बैठा है ना। क्या अलाउड लिखा था ना आपने? जी हाँ है, इसके आगे नोट लिख दो। क्या कैंसिलेशन चिट्ठी भेज दे रहे। कैंसिलेशन चिट्ठी गई, वो फिर आ गया मोतीचूर लेके, तो हुआ अब इसको बहाल करो क्या? तो उसे सियाने बाबू ने अधिकारी से कहा कि टेंशन मत लो, हमें ना इस NOT लिखा है ना, इसके आगे ई लगा दो, नोट और डैश अलाउड। मैंने कभी कहा था, फिर दोहराता हूं मित्र, हम आप गोली खाते ना बीमार होने पे, तो पानी के साथ खाते हैं। नौकरशाही सरकार इनहेल कर लेती है, स्वेल कर लेती है बिना पानी के, ये ध्यान रखिएगा। कौशल जी कुछ कह रहे थे आप? जी सर जी। हमारा सर MLC साहब से सिर्फ यही कहना है जी कि प्रतिदिन यदि आप कहेंगे अपना नंबर हमको दे दीजिएगा, तो व्हाट्सएप पे हम आपको मैसेज के माध्यम से सूचना दे देंगे। प्रतिदिन हमारा 2, 3, 4 शिक्षा मित्र साथी इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। प्रतिदिन का है, अब तक कम से कम 6 से 7 हजार के बीच में संख्या पहुंच चुकी है। जी हाँ, और उसका रीजन बीमारी भी हो सकती है, बहुत सारे रीजन है, लेकिन हमको ये बीमारी की अगर बात की जाए तो आज इलाज कराने को पैसे नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दूसरा चीज ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का बार बार जिक्र किया जा रहा है, आदरणीय आपने कहा भी था इस चीज के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन आया, वहां यह कहा गया कि शिक्षक पद हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में 3,500 मानदेय से लगातार सरकार के द्वारा वक्तव्य दिया जाता रहा है कि हमने 3 गुना मानदेय कर दिया। पिछले 5 वर्ष पहले अगर आपने 3 गुना मानदेय कर दिया है, तो आपसे अनुरोध यह है, हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक आप पहुंचाएं कि एक बार 3 गुना और कर दीजिए, कम से कम स्थायी हल निकलने तक उनका हल तो घर परिवार तो चलेगा। दूसरा चीज ये है कि जो एक व्यवस्था है सरकार की, सबका साथ सबका विकास जी, तो आदरणीय MLC साहब, हम लोगों को भी भरोसा है और पूरा भरोसा है कि विकास होगा, लेकिन होगा कब तक हमारी समस्याओं का हल निकलेगा, इसके लिए हमारी बात को जरूर पहुंचाया जाए। लगातार चूंकि संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हर दिन फोन आते हैं, हर जैसे ही दिन निकलेगा वह पूछा जाता है क्या कुछ हो रहा है, तो हर एक दिन नई आशा की किरण लेके आ रहा है। लेकिन बस भरोसा है आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि जल्द से जल्द हमारा हल निकाला जाए, कम से कम इतना मिले कि हमारा खर्च चल जाए। ठीक। रविंद्र पटेल, सारे सवाल अवनीश पटेल से मैं पूछूं जरूरी नहीं, मेरी नाराजगी सियासत बिरादरी से भी रहती है, क्योंकि राजनीति का रंग मूलतः एक ही है, 19-20 शेड्स का फर्क है बस। ये उत्तर प्रदेश में BEd, BTC, BLD, TLD, CTPT जितनी चीजें हैं, ये बेसिक में मास्टर को तय वो से ट्रेनिंग से जुड़ी क्या, इसके कॉलेज कुकुर मुत्ते के तरीके से हर सरकार ने क्यों खोले? ये दिव्य ज्ञान सरकारों के पास 26 लाख बच्चे के परीक्षा देने के बाद क्यों आता है कि अच्छा परीक्षा हो गई तुम लोगों की, बोले चलो ट्रेनिंग करो, लेकिन नौकरी नहीं है। आप ऐसा पाप क्यों करते हो भाई? मैं ये नहीं समझ पा रहा, चाहे किसी की सरकार रही हो, 35 साल में कम से कम 5-6 सरकार तो हम ही देख ली। जब आप नौकरी दे नहीं सकते, उसका कारण कोई हो, मैं उसमें बहस नहीं करता। 26 लाख बच्चे टीईटी में अभी बैठे पास, अब उसमें पास हुए 5-6-7 लाख, वो 7 लाख क्या करेंगे? रविंद्र पटेल सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, शिक्षा का अधिकार सबको है और सबको शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता। और ये कहा जाए कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति
सरकारी नौकरी करेगा, ये भी मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। अब विषय आपका जो आज का है उस पर मैं आपका थोड़ा सा नहीं, हर शिक्षित सरकारी नौकरी करे कहते जरूरी नहीं, लेकिन आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए आपने जितने स्कूल नहीं उससे ज्यादा ट्रेनिंग स्कूल क्यों खोले? मेरा सवाल ये है। सर मैं उसी का बता रहा हूं कि शिक्षा ग्रहण करना का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी। हमने अगर मान लीजिए मैं बीए, एमए, एलएलबी, पीएचडी कर रहा हूं, मैंने मास कम्युनिकेशन कर रखा है, तो जरूरी नहीं कि मैं पत्रकारिता ही करूं। मुझे शिक्षा लेना था, मुझे ग्रहण करना था, मुझे समझना था, इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया। मैंने लॉ किया, लेकिन मैं प्रैक्टिशनर नहीं हूं, रजिस्टर्ड हूं, इनरोल हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। मैं उदाहरण से ये देना चाह रहा हूं। देखिए आज विषय ये है कि जो विद्यार्थी परीक्षा पास करके आ रहे हैं उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह विषय आज नहीं है। विषय यह है कि जिनको आपने चिन्हित कर रखा है शिक्षा मित्र के रूप में, अनुदेशक के रूप में, क्या उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी? और जो पूर्व की सरकारें थी, जैसे इसके पहले अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी के सरकार में बैठे हैं उस यूनियन के लोग, बताएंगे कि उनके सरकार में इनको पर्याप्त मात्रा में भरण पोषण और जीविकोपार्जन का साधन पारिश्रमिक मिल रहा था। और हमने चुनावी घोषणा पत्र में जारी किया था, हमने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्या का हल पहली कैबिनेट में करेंगे। सर नियत होनी चाहिए, ठीक है, नियत का अभाव है। अब वो तो हुआ नहीं, तो इसलिए आप कह सकते हो सरकार बनाए होते तो मैं जरूर पूछने आता लखनऊ तक। अब जब हुआ ही नहीं तब तो फिर क्या कहे? ठीक है अवनीश पटेल, जो बात रविंद्र पटेल जी कह रहे हैं कि मसला नियत का है, लेकिन उनकी बात राजनीतिक टोन लिए है, मेरी बात तो कबीर दास की शैली की बात है। जब हमको भी पता है, आपको भी पता है, नौकरी दे नहीं सकते, तो ये 26-26 लाख का इम्तिहान क्यों कराते हो भाई मेरे? बैंक ड्राफ्ट बनाओ, पैसा जमा कराओ सरकार को, क्यों कराते हो दादा? रहम कर दो। नहीं कर सकते रहम? बूढ़े बाप पर रहम कर दो, जिसके बेटे के लिए इम्तिहान के लिए पैसा जुटाने के लिए बूढ़े बाप को फल बेचना पड़ रहा है सड़क पर धूप में। सर इन्हीं लोगों में कुछ तो पकौड़े भी चलेंगे। अवनीश पटेल जी, अमिताभ जी, देखिए जैसा हमारे रविंद्र भाई कह रहे थे जी कि जरूरी नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, दोनों लोग एग्री करते हैं जी। जब बच्चों ने पढ़ाई शुरू करी, वो शिक्षक बने, शिक्षक बनने के स्कूल खुले, विद्यालय बने, उसके बाद उसमें से हमको फिल्टर होके, जो हमारे एग्जाम होते हैं उससे फिल्टर होके हमें योग्य और अच्छे शिक्षक मिलते हैं अपनी अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए। ठीक है, तो जब ज्यादा बच्चों के बीच में गया वो एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं हुआ। पहले बहुत पहले के समय में चले जाइए तो होता था कि शिक्षा उतने योग्य अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं जितने हमको चाहिए। आज स्थिति वो है कि जो उस तरफ नहीं जा पाते, जो सरकारी नौकरियों में नहीं जाता, प्राइवेट विद्यालय बहुत सारे खुले हुए हैं, उन विद्यालयों में भी वो जाके बच्चे पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा हुआ बच्चा जब शिक्षा के लिए उतरता है तो वो निश्चित तौर पे अच्छी शिक्षा देता है और अच्छी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है उसकी वजह से। और हम सब, लेकिन मसला ये है 7,000 रुपया महीना में अपने घर परिवार को पाल के अच्छी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा कैसे दे सकता है विशु यादव? शारीरिक शिक्षा, अरे वो इतने में चल ले पैदल, उतनी बहुत है, इतना पोषित रहे। अमिताभ जी, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मतलब अधूरा नहीं सहमत हूँ जी, पूरी तरह से सहमत हूँ। ये की बात अगर ये सरकार करती है तो ये हास्यास्पद जैसा अभी हमारे आरएलडी के यूथ अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारी पहली कैबिनेट में ही आते तो हम निर्णय कर देते। तो मैं जरा इनसे जानना चाहूंगा कि ये निर्णय क्या कर देते, तो अगर फोरकास्ट बता दे तो हो सकता है हम लोग भी इन्हीं की दिशा पे चलते हैं। मैं बोलना चाहूंगा बता दो भैया, मैं बोलना चाहूंगा जी, बताइए। बताना चाहूंगा आदरणीय मंत्री साहब, अगर पहली कैबिनेट में हम क्या करते, हम पहली कैबिनेट में इनका मानदेय बढ़ा देते और इनको भी जानवर न समझ करके, इनको भी मनरेगा मजदूर न समझ करके, इनको शिक्षक समझ करके इनका सम्मान करते और इन्हें हम शिक्षक तो हमने समझा है रविंद्र जी, शिक्षक तो हमने समझा है, हमने शिक्षक समझ के विधानसभा में जवाब दिया है। दिहाड़ी मजदूर से भी नीचे रख लिया सर, शिक्षक समझ के दिहाड़ी मजदूर से ये सारे शब्द शिक्षकों के लिए हम तो उपयोग भी नहीं कर सकते जो आप उपयोग कर रहे हैं।
शिक्षक ये दिहाड़ी दर्द है। मजदूर नहीं हो सकता। शिक्षा बिल्कुल, तो आप बताइए गुरु का मनरेगा की दर्जा हमारे क्या है समाज में, जैसी? जैसे कबीरदास जी प्रति कहते हैं, मजदूर गुरु की गोविंद दो मनरेगा खड़े ताके की लागो मनरेगा पाए। मजदूर की एक दिन की इसको मजदूरी बात क्या है? आप मत सर करिए, सुनिए, सर सुन लीजिए, उस मजदूरी सर सुन से लीजिए। तुलना मत करिए, बिल्कुल मत करिए। कबीरदास जी का चूंकि दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और वही गुरु आदरणीय मेलसी साहब, वही गुरु आज आत्महत्या कर रहा है, वही गुरु आज सड़कों पे है, वही गुरु आज लाठी और खा ये रहा है। अनुदेशक की व्यवस्था और शिक्षा मित्रों की मानदेय की व्यवस्था टेम्परेरी व्यवस्था है। टेम्परेरी मैं मानता हूँ, आप टेम्परेरी रखिए, लेकिन जितने दिन आपने काम लिए हैं, बीच में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती रहती है बीच में, तो उसको लेके जो आदरणीय बेहतर मेलसी सोल्यूशन साहब, निकलेगा आदरणीय सरकार उसकी मेलसी तरफ साहब, प्रयास कर रही है पूरे। और आप क्या जितना चाहते दिन आप हैं कि मजदूरी आगे ले आने रहे वाले हैं, समय लंबा उनका समय ऐसा पारिश्रमिक चलता तो रहे देंगे। और इसी तरह से इनकी समस्याएं आप आज 10,000 का 15,000 करिए और समस्या का समाधान ही ना हो पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता मैं कहूंगा ये पार्टी समस्या नहीं, जो शिक्षा मित्र भारतीय हमारे जनता पार्टी दे रहे हैं राष्ट्र को, आदरणीय मेलसी उनकी साहब सुनिए सेवा ना, के साथ साथ सुन उनके तो लीजिए परिवार ना। को भी अच्छी तरह से इज्जत की रोजी रोटी मिल सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयासरत है और कुछ न कुछ मसले, इस मसले का हल जरूर निकलेगा। कोई ऐसा मसला नहीं होता दुनिया में जिसका कोई हल ना निकले, और इस मसले का हल भी निकलेगा। पिछले 5 साल निकल गए भारतीय जनता पार्टी के, आपने क्या और ये कोई व्यवस्था नहीं कर पाए सर? जो बनाई है, अगर आप समाजवादी पार्टी सरकार की बात करें तो समस्या बनाई हुई उसी सरकार की है। जाते जाते आप इतनी अच्छी समस्या छोड़ के चले गए, जो शिक्षा मित्रों को आपने चुनाव में फिर पहला फुसला रहे थे कि आप हम आ जाएंगे तो वो कर देंगे, और अभी आप अपना कोई एक ऐसा बिंदु मुझे नहीं दे पाए जो आप पहली कैबिनेट में करने वाले थे कि हाँ वो कैबिनेट में करके आपने फिर वही कहा हम मानदेय 10 का 15 कर देते, 10 का 12 कर देते। आप उनको मनरेगा मजदूरों की तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि हम लोग गुरु का दर्जा गुरु की तरह रख के आगे चलना चाहते हैं। गुरुओं का सम्मान मिले, गुरुओं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के तहत कल को फिर यही मसला न खड़ा हो जाए कि शिक्षा मित्र ठीक है, एक मिनट मानदेय फिर रविंद्र भाई, दोनों लोग रुकिए, ठीक है, दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए, समय बंद करिए। ठीक है, एक बात जो रविंद्र पटेल ने कही ना, वो बात बहुत सेलेक्टिव है कि भाई हमने मास कॉम भी किया, हमने वकालत भी की, हमने बीएड भी किया, हम टीईटी में भी बैठे, हमने ज्योतिष का भी कोर्स किया, हमने आर्किटेक्चर का भी कोर्स किया। कर सकता है कोई आदमी, पढ़ने की कोई समस्या तो है नहीं, ना कोई संवैधानिक रोक है। लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत का 99% परिवार ऐसा है जिसमें बच्चा एक कोर्स पढ़ ले, बाप उतना कमा ले, उतना ही बहुत है, समझ लो गंगा नहा लिए। ठीक, ये जान लो। और जिन लोगों को भ्रम हो उनके लिए एक ताजा आंकड़ा दे देता हूं ताकि जाले साफ कर लो भैया। भारत में इस वक्त प्रति व्यक्ति आय 7,200 के आसपास की है। क्या अनुदेशक उससे भी नीचे है। सर कर्ज भी बता दीजिए। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब मसला ये उस देश में अगर आप ये सोचो कि नहीं यार वो बच्चे ने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर लिया, बीएड भी कर लिया, क्रिकेट स्पोर्ट्स भी कर लिया, सब कर लिया, अब कर सकता है कोई संपन्न होगा तो। लेकिन आदमी जो नाम सामान्य भारत का आदमी है भाई साहब, वो उसका पिता ये कहता बेटा एक कोर्स कर लो जिससे या तो खुद का कुछ काम हो पाए, निजी क्षेत्र में नौकरी मिल जाए या सरकारी मिल जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि उद्योग शुरू कर दो, वो भी कई बार अति उत्साह में बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, पटेल साहब, दोनों पटेल साहब से कह रहा हूं, मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। बोले उद्योग चला लो, बोले फैक्ट्री लगा लो, बोले 4 कोर्स कर लो। एक कोर्स में बैल बिक गए, खेत गिरमी हो गया, क्या करेगा आदमी? देश की भूख को समझिए। क्या कह रहे भैया विश्व यादव जी, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएलसी साहब शिक्षा की बात कर रहे हैं कि ये अध्यापकों का सम्मान कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे थे। सर इन लोगों ने और इनके अधिकारियों ने मिलके पूरे बेसिक का तहस नहस कर दिया है। सर बताइए कौन आज सड़कों पे नहीं है? हम लोग नई शिक्षक भर्ती के लिए पूरे ठंडी भर आप देखे होंगे कि आचार संहिता से लगने से पहले
वहां लखनऊ में डटे थे, लाठियां खा रहे थे। 12,460 ये जो वैकेंसी है आज 5 साल से ऊपर हो गई, ये पूर्ण नहीं हुई। सर 17,000 जूनियर एडेड, सारी प्रक्रियाएं वो पूर्ण नहीं हुई। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका ये हमेशा ये गिटारा गाटते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि हमने पारदर्शिता के साथ कराई। इन्होंने स्वीकार किया है कि इस भर्ती में 6800 पद का घोटाला हुआ है, आरक्षण नहीं दिया गया। वो आज सर 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। लखनऊ में आप देखे होंगे, परसों फिर घेराव किया था इन्होंने। सर पूरे सब लोग परेशान है इनसे, और ये कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करो। सर कितना कोई पढ़ाई करे सर? 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने कैसे पैसे लेकर के हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। टिकट पास है सर, एक बार नहीं 2-2 बार पास है। ठीक ठीक। कौशल जी एक मिनट, रविंद्र पटेल एक मिनट, कौशल जी मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं सरकार से क्या निवेदन करूं? और अवनीश पटेल बैठे हैं, खुद ही सुन रहे हैं, और सरकार के लोग भी सुनते ही हैं हम लोगों को। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए तत्काल, जिससे आपको लगे कि हाँ चलो अब कुछ तो सांस आई, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीदिंग स्पेस तो मिला। जी, शिक्षा मित्रों की जो मुख्य समस्या है वो तो आपके द्वारा लगातार बताई जाती रही है, लेकिन साथ ही साथ में आदरणीय पटेल जी से, एमएलसी साहब से सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लेके चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो समस्या थी वो हमारे यही नहीं थी, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की भी थी, और वहां के शिक्षा मित्रों की भी वही समस्या थी। आप पड़ोसी राज्य है, वहां भी आप ही की सरकार है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप उनसे बात करिएगा। वहां के शिक्षा मित्रों के लिए लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड वही लिखा हुआ है जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वहां के नैनीताल डबल बेंच ने। अच्छा, इसके साथ जो भी समस्या का हल निकलेगा वो बात की बात रही, लेकिन इसके साथ हमारी मुख्य मांग ये है कि अभी की स्थिति में आप उम्र सीमा को अनिश्चितता जो है शिक्षा मित्रों की, उसमें 62 वर्ष सेवा काल, साथ ही 12 महीने का मानदेय और सम्मानजनक मानदेय, ये हमारी अभी प्रमुखता से ये मांगे हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, जिससे शिक्षा मित्रों की जो अभी समस्याएं हैं, जिनको लेके अभी आज जो जूझ रहे हैं, वो कम से कम दूर हो। स्थायी हल कैसे निकलेगा इसको आप पड़ोसी राज्य से पूछ सकते हैं। और जिस समय शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई थी उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, अलग नहीं था। जी, विशु यादव, ठीक ठीक भाई, विशु यादव आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से कहना चाहते हैं, बताइए एक लाइन में। सर हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी रिक्त पद हैं उस पर ये विज्ञापन निकाल दें। सर ये कहीं तीर से जो दोनों लोग वो कर रहे हैं कि नहीं, शिक्षा मित्र को भी हमने वो कर दिया और जो नए शिक्षक भर्ती वाले हैं उनके साथ भी खेला कर दिया। सर ये बहाना आप प्लीज मत करिए। सरकार से आपसे यही निवेदन है कि आप जितने भी रिक्त पद हैं 95,000 इनको जो आप रेशियो बता रहे हैं शिक्षा मित्रों को निकाल दिया जाए तो 95,000 पद पे आप आराम से भर्ती दे सकते हैं। रिटायरमेंट का मैंने छोड़ दिया है। ठीक ठीक। रविंद्र पटेल आपकी अंतिम टिप्पणी। मैं चाहता हूं इन नौजवान साथियों का भविष्य सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को। ठीक बात। अवनीश जी, जो बातें दोनों साथियों ने कही, विशु ने और कौशल जी ने, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ऐसा मांगा है जो संभव नहीं है। और अब उत्तर प्रदेश, जब मैं पढ़ता था उस दौर का उत्तर प्रदेश नहीं है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा की आकार वाला बजट है हमारे पास, 6.5 लाख करोड़। अवनीश बाबू जी, और कल जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो छोड़ दी, लेकिन कई लाख करोड़ का कल भी आंकड़ा आएगा ना भैया अवनीश बाबू? जी बिल्कुल, कल कई लाख करोड़ का आएगा। नहीं आएगा, जमीन पे आएगा, धरातल पे आएगा। अब उस बहस में अब हम आपका अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश हमारा भी है मित्र, हमसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? अच्छा हो तो अच्छा ही है। सरकारें आती जाती रहेंगी, उत्तर प्रदेश का नागरिक तो वही रहेगा। लेकिन जब ये बच्चे सुनेंगे विशु जैसे या हमारे भाई कौशल जैसे लोग कि 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, तो हृदय में हुक नहीं उठेगी कि हम भूखों मर रहे 7,000 रुपया में, 10,000 रुपया में, और हमारा सूबा, हमारी जमीन लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था है उसके पास। अवनीश जी। अमिताभ जी, विशु भाई, कौशल जी और रविंद्र जी, सरकार अपने संसाधनों के हिसाब से सबके साथ न्याय करते हुए जो भी बेहतर सलूशन होगा वो निकालने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। शिक्षकों का सम्मान बना रहे,
शिक्षक सम्मानपूर्वक जिंदगी जिए, ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है और इस सदैव मैं इसके साथ अपने सभी शिक्षकों के साथ सदैव खड़ा रहूंगा जी। और इतना ही कह सकता हूं मैं आज इस डिबेट में कि निश्चित तौर पे ये एक बड़ी समस्या है और हम लोग इस समस्या के समाधान की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। और ये जो जवाब आया है, आप इसको पॉजिटिव लेके चलो। अगर एक पक्ष इसको पॉजिटिव लेके चलेगा, दूसरे पक्ष के लिए नेगेटिव हो जाता है, तो दोनों पक्ष इसको पॉजिटिव लेके चलो कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकार सॉल्यूशन जरूर निकालेगी। और नई शिक्षा नीति के धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ साथ मैं बार बार ये बात कहता आया हूं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि नई शिक्षा नीति इंप्लीमेंट होने के अगले 10 वर्षों बाद जो समस्याएं हैं, 3 कोर्स, 4 कोर्स, 5 कोर्स करने वाली, अगर मुझे बचपन से ही मेरे अपनी इच्छा की फील्ड, यानी कि जिसमें मेरा नेचुरल टैलेंट हो, वो टैलेंट का डोमेन मुझे मिल जाए। जैसे आप अमिताभ जी, आप पत्रकार बन गए, आपके अंदर वो टैलेंट था तो आप पत्रकार बन गए और भारत के 1-2 बड़े पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। तो उसी तरह से अगर हम सब युवाओं को भी, आने वाली पीढ़ी के युवाओं को भी उनके अकॉर्डिंग जो वो चाहते होंगे, जिसमें वो दक्षता होगी, जिसमें उनकी रुचि होगी, उसी में वो दक्ष हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये बेरोजगारी जैसी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। समय है, जरूर रिसोर्सेस का कुप्रबंधन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, तो उन कुप्रबंधनों को हम लोग धीरे धीरे ठीक करके ला रहे हैं। आज 6.5 लाख करोड़ का बजट लेके आए हैं हम लोग। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ साथ सबके प्रयास की बात जहां ठीक है अवनीश बाबू, वहां उत्तर प्रदेश अपने आप बढ़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा। एक तो जब मरीज क्रिटिकल हो, मैं तो व्यवहारिक बात कहता हूं भाई, बहुत वो लिखा पढ़ी वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। जब मरीज क्रिटिकल हो, आईसीयू में हो अवनीश भाई, तब उसको ये नहीं कहा जाता कि बेटा अनुलोम विलोम करो बाहर आके, है, और शीर्षासन करो, तुरंत निकल जाएगा, 5 सेकंड में मर जाएगा। क्या शिक्षा मित्रों की स्थिति वही है। हम इनको अनुलोम विलोम और प्राणायाम और इधर से नाक बंद करो, इधर सांस लो, ये नहीं सिखा सकते। आईसीयू में है पूरी पीढ़ी, आईसीयू में, और हम कह रहे हैं भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। आगे चल के नई शिक्षा नीति आ गई है, इनकी अपने घर में अपने बुढ़े माता पिता के आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, ये उनको नई शिक्षा नीति का पीडीएफ दे, क्या करेंगे ये? बुनियादी बातों पर चिंतन होना चाहिए। राजनीति किसके लिए? हम लोग बाबू हैं क्या? जनता अधिकारियों को वोट नहीं देती, अपने जैसे लोगों को वोट देती है कि ये मेरी पीड़ा समझेंगे, ये मेरे दर्द समझेंगे। इनके स्कूल में बच्चे की फीस जानी है, बिटिया बीमार है, उसका इलाज कराना है, कहां जाएं? और एक बात मैं कहूंगा, मुझे पता नहीं वो स्थिति है कि नहीं है, क्या है, आपने अनुदेशक और शिक्षा मित्र जितने हैं सब इसमें शामिल कर लिए, चलो ठीक है, आपने अपनी जान विधानसभा में बचा ली अधिकारियों ने, ठीक है। लेकिन जो सरकारी प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक को वेतन के अतिरिक्त और जो सुरक्षा कवच हासिल हो वही दे दीजिए, इनकी इलाज का ही व्यवस्था कर दीजिए, कैशलेस सब हो जाए, इनका, इनके परिवार का। ऐसी कुछ चीजें हैं जो तत्काल हो सकती हैं, अन्यथा कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। क्या करेंगे, कहां जाएंगे? दूसरी बात, ये इम्तिहान कराने वाला जो शगल है ये बंद करा दीजिए। अभी अवनीश जी से कह रहा हूं, लखनऊ जाऊंगा तो योगी जी से भी व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा कि महाराज ये अभी 5 साल 10 साल के लिए सारे ट्रेनिंग स्कूल बंद करा दीजिए। बैकलॉग तो पूरा हो नहीं रहा, क्या करें इनका? विशु बता रहे थे 2.25 ढाई 3 लाख रुपया खर्चा है, 2.25 लाख 2.5-3 लाख का छोटा है खर्चा। कितने लोग भारत में, उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो अपने बच्चे के लिए 3 लाख रुपया निकाल सकते हैं? बताइए। हो सकता है हमारे और अवनीश पटेल के लिए, रविंद्र पटेल के लिए 3 लाख रुपया मैटर ना करे, लेकिन 3 रुपया मैटर करता है। ऐसे लोग हैं, उनकी आंख के आंसू को देखना होगा। एक मैंने जूनियर एडेड का मसला आपके सामने रखा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अजब किस्म की नौकरशाही है भाई।
तमाशा क्रिएट कर रही है। कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी। जब उनका सब काम हो गया उनको भर्ती दीजिए, वो अपना काम करें। लटकाए हैं, एक अनशन और को हो। शिक्षा मित्रों की बात आई, अवनीश पटेल को बताऊंगा कि इन्होंने, कौशल कुमार ने अपनी मांगे रखी। मैं बात कर रहा हूं जब दिनेश शर्मा की कमेटी बनी तो दिनेश जी ने कहा कि अमिताभ जी आपको अपने सदप्रभाव को इसमें लगाना चाहिए। मैंने कहा बताओ भाई क्या करूं, मैं करूं। मैंने एक वर्केबल फॉर्मूला बनाइए तो मैं शिक्षा मित्रों को समझाऊंगा। आज कह रहा हूं अवनीश भाई, उसमें हमने कहा था कि बहुत लोड नहीं है, 40 पार तो सभी हैं शिक्षा मित्र जितने हैं। क्या 20 साल का तो कोई है नहीं, 25 साल का। उनसे को ये लिखित में गारंटी दे दीजिए कि 60-62 जो भी रिटायरमेंट किए जाए तब तक आप रहेंगे। ठीक, उनको 25,000 से 30,000 के बीच में जहां निगोशिएट हो जाए मानदेय दे दीजिए। और मैंने ये भी कहा था, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ही फिर नहीं आई, अब वो कहां गई वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा था इनके मानदेय को जो भी तय करें आप, महंगाई भत्ते से जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? 1,000-2,000 रुपया इनका बढ़ जाए तो कोई समस्या है? ये हमारे घर के बच्चे नहीं है क्या? और यही बात मैंने अनुदेशकों के लिए कही। हम कहते हैं कि बच्चे स्वस्थ होने चाहिए। बीपीएड वालों को क्या 7,000 रुपया देंगे? नौकरी नहीं है उनके लिए। तमाम किस्म की परिस्थितियां हैं और इनके लिए कोई मीटिंग करने की जरूरत है क्या, या शोध कराने की जरूरत है? बोले नहीं सर्वे कराएंगे उत्तर प्रदेश में। नहीं ना, हम लोगों को ये दिखता नहीं क्या? आंख में पानी चाहिए, आंख में पानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए, नीरज जी ने कभी लिखा था, आदमी को आदमी बनाने के लिए शाही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। अध्यादेश और स्थगनादेश नहीं। हमारी आंख नम होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा मित्र, ये बंद करा दो, ये ट्रेनिंग वाले काम। गरीब का घर गिरमी उठ रह जाता है और जब उसका बच्चा ट्रेनिंग करके आता है, बूढ़े बाप को लगता है अब ये कल मास्टर हो जाएगा। जब वो लखनऊ में जाके पूछता है तो वो कहते नहीं अभी तो मास्टर की तो कोई वैकेंसी नहीं है। आसमान से जमीन पर नहीं, पाताल में गिरता है लड़का और सदमे से बूढ़ा मर जाता है बाप। छोटी समस्या नहीं है मित्र, बंद करा दो। नहीं नौकरी है तो खेती तो कर लेंगे। गलत आश्वासन पर जिंदा रहना ज्यादा खराब है। आप गेट पर एंट्री रोक दीजिए। स्टेशन पर आदमी अंदर पहुंच गया, फिर ट्रेन में बर्थ नहीं मिले, वो टिकट खरीद के आ गया, ये ठीक नहीं। स्टेशन जाने वाली सड़क को बंद कर दीजिए। जब आपके पास ट्रेन हो तो सड़क खोलिएगा। धन्यवाद।